दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है टारगेट कॉस्टिंग। आज हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का ये जो चैप्टर है, क्या ये हर बारी एग्जाम में पूछा जाता है? तो आंसर है नो। आंसर है नो। तो मे भी क्वेश्चन पूछा जाए, मे भी ना पूछा जाए, तो वेटेज 0 भी हो सकती है। लेकिन अगर पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाए तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैक्सिमम इस टॉपिक में से एक अटेम्प्ट में 10 नंबर तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मतलब इस टॉपिक की जो वेटेज है वो 0 to 10 मार्क्स की रहती है। मे भी क्वेश्चन आए, मे भी क्वेश्चन ना आए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन हम इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते। सबसे पहले इश्यू ये आता है, सर टारगेट कॉस्टिंग क्या है? देखो, जहां पे भी वर्ड आता है टारगेट, वो कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग का मतलब है या तो ये कोई मेथड है या कोई ये टेक्निक है। मेथड हम तब बोलते हैं तब हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, और टेक्निक हम तब बोलते हैं जब हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर कोई डिसीजन मेकिंग की बात होती है। तो कॉस्टिंग जो है यहाँ पे एक टेक्निक है। टारगेट कॉस्टिंग यहाँ पे जो है वो एक टेक्निक है। टारगेट कॉस्टिंग यहाँ पे एज ए टेक्निक यूज किया गया है, इसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट डिसाइड भी करती है और कॉस्ट कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है। सर कैसे? देखो, अगर मैं कहूं मेरा कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर है, वो मार्केट में प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेच रहा है। मेरा मार्केट में कॉम्पिटिटर है जो कि प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस है 100 रुपए। तो मैं भी उस प्रोडक्ट को मार्केट में 100 रुपए से ज्यादा तो नहीं बेच सकता। तो मतलब मैं भी ये मान के चलूंगा कि मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में 100 रुपए में बेच लूंगा। अब मान लो मैं एक प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लेकर चलूं, मुझे इससे प्रॉफिट कमाना है, से एग्जांपल 10 रुपए का। आप कहते हो सर मार्केट में एक प्रोडक्ट है जिसका सेलिंग प्राइस चल रहा है 100 रुपए, मार्केट है कॉम्पिटिटिव, तो मैं भी उस प्रोडक्ट को मार्केट में 100 रुपए से ज्यादा में तो बेच नहीं सकता। मैं भी उस प्रोडक्ट को मार्केट में 100 रुपए में सेल कर सकता हूं, लेकिन मेरा एक प्रॉफिट मोटिव है जो कितना है, 10 रुपए पर यूनिट। तो सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए में बेच पाओगे और आपका अगर प्रॉफिट टारगेट 10 रुपए है, इसका मतलब आपको अपना प्रोडक्ट कितने रुपए में बनाना पड़ेगा? आपको अपना प्रोडक्ट 90 रुपए में बनाना पड़ेगा। तो अब आपने क्या सेट कर लिया? आपने कॉस्ट सेट कर ली, आपने कॉस्ट का एक टारगेट सेट कर लिया। सर मैं जब प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 90 रुपए आनी चाहिए। अब इस 90 रुपए की कॉस्ट के टारगेट को अचीव करने के लिए आप एफर्ट करोगे, यही टारगेट कॉस्टिंग है। टारगेट कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट डिसीजन या कॉस्ट कंट्रोल in which the organization first establish the selling price in the market, then establish his desired profit, accordingly target cost is decided, or then the organization try to achieve this target. अब मान लो मैं कहूं कि ठीक है, आपने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, आपका टारगेट तो 90 रुपए का था, बट आपने जब इसको बनाया तो एक्चुअल में कॉस्ट आ गई, से एग्जांपल 93 रुपीज की। एक्चुअल में कॉस्ट आई 93 की, बट आपका टारगेट कितना था? 90 रुपए का। तो इसका मतलब अभी भी आप फ्यूचर में अपनी कॉस्ट को 3 रुपए से कम करने की कोशिश करोगे। और जब आप कहते हो सर मैं फ्यूचर में अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करूंगा, दिस इज कॉस्ट रिडक्शन। और अगर पहले से ये सेट है कि कितना कम करने की कोशिश करूंगा, 3 रुपए से, इसलिए
ताकि मैं अपने कॉस्ट के टारगेट को अचीव कर सकूं, तो इसको बोला जाता है कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। टारगेट कॉस्ट के साथ साथ एक दूसरा टारगेट भी सेट हो जाता है, सर मेरा टारगेट बन गया है अपनी कॉस्ट को 3 रुपए से कम करना। तो अगर आपको टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करना हो, अगर आपको टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करना हो, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये बन जाता है प्लान्ड सेलिंग प्राइस, मतलब आपने क्या सेलिंग प्राइस प्लान किया है, आपने क्या सेलिंग प्राइस प्लान किया है, माइनस हम कर देते हैं इसमें से, माइनस हम इसमें से कर देते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट। एक बार दोबारा देखो कि पहली वाली स्लाइड आपके सामने आई नहीं होगी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो टारगेट कॉस्टिंग की वेटेज है 0 to 10 मार्क्स की। टारगेट कॉस्टिंग इज ए टेक्निक इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू डिसाइड द कॉस्ट और इट इज यूज्ड एज ए कॉस्ट कंट्रोल। मान लो से एग्जांपल, मार्केट के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि 100 रुपए में हम अपने प्रोडक्ट को बेच लेंगे और आपका प्रॉफिट का टारगेट है 10 रुपए मुझे इसमें से कमाना है। अगर 100 रुपए में बेचना है, 10 रुपए कमाना है, तो मुझे अपना प्रोडक्ट कितने रुपए में बनाना पड़ेगा? 90 रुपए में बनाना पड़ेगा। यही टारगेट कॉस्ट कहलाती है। तो इसी के बेसिस पे टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया? प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। अब मान लो जब आपने एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाया, कॉस्ट आ गई 93, जबकि टारगेट तो मेरा 90 था। तो मेरा एक टारगेट और सेट हो जाएगा कि मुझे अपनी कॉस्ट को 3 रुपए से कम करना है। कितने रुपए से कम करना है? वो कहलाएगा आपका कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। ये कॉस्ट रिडक्शन टारगेट 3 रुपए कैसे निकल के आया? 93 में से 90 रुपए माइनस करके। इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट में से टारगेट कॉस्ट माइनस करके। तो कॉस्ट रिडक्शन टारगेट का भी फॉर्मूला आ गया, कॉस्ट रिडक्शन टारगेट का भी एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। अब क्या होगा जब हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं? तो वैसे तो क्वेश्चन में क्लैरिटी होती है कि हमें क्या प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट का कितना % प्रॉफिट चाहिए, या सेल का कितना % प्रॉफिट चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट का कितना % प्रॉफिट चाहिए। बट कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में लिख दिया जाता है मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए। 20% आपको प्रॉफिट चाहिए, किसका 20% चाहिए? इन्वेस्टमेंट का 20% चाहिए, कॉस्ट का 20% चाहिए, या सेल का 20% चाहिए? तो अगर क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन हो बट क्लैरिटी ना हो कि वो कॉस्ट का परसेंटेज है, सेल्स का है, या इन्वेस्टमेंट का है, तो उस सिचुएशन में हमें उसको हमेशा सेल्स का परसेंटेज अज्यूम करके चलना है। तो डिजायर्ड प्रॉफिट की अगर मैं पहले बात करूं, तो डिजायर्ड प्रॉफिट may be as a percentage of कॉस्ट का 20%, कॉस्ट का 30%, एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स का 10%, 20%, और एज ए परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसका कुछ परसेंटेज हो सकता है। जो क्वेश्चन बोले वो हम अप्लाई करेंगे। इफ it is not clear that percentage profit is on cost या फिर सेल्स या फिर इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है वो कॉस्ट का है, सेल्स का है, या इन्वेस्टमेंट का, देन इट शुड बी अज्यूम्ड
then it should be assumed percentage profit on सेल्स। तो फिर उस सिचुएशन में आप ये मान के चल लेना कि वो परसेंटेज आपको ऑन सेल्स अप्लाई करना है। कि टारगेट कॉस्टिंग में नॉर्मली जब हम टारगेट कॉस्ट सेट करते हैं तो हमेशा नॉर्मली परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल हम एज्यूम करके चलते हैं कि हम अगर 100 रुपए में माल बेच लेंगे 10% प्रॉफिट कमाएंगे तो सेल का 10% प्रॉफिट कमाना हमारा टारगेट है। टारगेट कॉस्टिंग में टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए सर, प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट, और साथ में कॉस्ट रिडक्शन टारगेट का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। साथ में हमें पता होना चाहिए कि डिजायर्ड प्रॉफिट कॉस्ट पे हो सकता है, सेल्स पे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है। अगर क्लियर ना हो तो हम उसको परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स एज्यूम करके चलते हैं। एक बार मैं आपको बुक से भी रीड करवा देता हूं। टारगेट कॉस्टिंग का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेटेज है 0 to 10 मार्क्स की। आप देख सकते हो हेडिंग है इंट्रोडक्शन। आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली बात करूं तो जो स्टडी नोट नंबर 1 है उसका पार्ट 2 है टारगेट कॉस्टिंग। पहला पार्ट था अपना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, दूसरा पार्ट है टारगेट कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्टिंग बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक एक टेक्निक है, हैज बीन डेवलप्ड इन जापान में ये डेवलप हुई थी। इट एम्स एट प्रॉफिट प्लानिंग, इसमें प्रॉफिट की प्लानिंग होती है। जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही प्लान कर लेती है मुझे तो 10% प्रॉफिट कमाना है। इट इज ए डिवाइस मतलब टूल या टेक्निक टू कंटिन्यूअसली कंट्रोल कॉस्ट। इसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि जब आप ये सेट कर लेते हो कि सर मेरी कॉस्ट 90 आनी चाहिए, अगर 93 आ रही है तो इसका मतलब आप इसको रिड्यूस करके कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। एंड मैनेज प्रॉफिट ओवर ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है, अगर प्रोडक्ट 5 साल चलेगा 10 साल चलेगा तो पूरी लाइफ साइकिल में ये टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई होता रहता है। तभी आपने देखा कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में टारगेट कॉस्टिंग भी एक दो जगह वर्ड यूज किया गया था, और मैंने आपको कहा था दिस विल बी आवर नेक्स्ट पार्ट। टारगेट कॉस्टिंग इनिशिएट्स कॉस्ट मैनेजमेंट एट द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अप्लाइज इट थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और ये कॉस्ट का टारगेट कब सेट कर लिया जाता है, कहते हैं स्टार्टिंग में ही सेट कर लिया जाता है। जब हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तभी कॉस्ट का टारगेट सेट कर लिया जाता है कि इतने में बिकेगा माल, ये मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मेरी कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। टारगेट कॉस्ट होती क्या है, इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट शुड बी टू अचीव द डिजायर्ड प्रॉफिट। वो कॉस्ट जिस पे माल बनाकर मैं अपने प्रॉफिट का टारगेट अचीव कर सकूं, मेरा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो मुझे मिल जाए। वो कब मिल जाएगा, अगर आप कहते हो सर 100 रुपए में माल बिकेगा, 90 रुपए में बना लूंगा तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपए का बचेगा। टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला वही है जो मैंने बताया, प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। ये नोट भी वही है जो मैंने लिखा, इफ बेसिस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन इज नॉट गिवन देन इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अगर क्लियर नहीं है कि कॉस्ट का परसेंट, सेल्स का परसेंट या इन्वेस्टमेंट का, तो फिर सेल का परसेंट मान लेना। और एक फॉर्मूला और, कॉस्ट रिडक्शन टारगेट एक्चुअल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट, तो मैंने आपको अभी अभी बताया। टारगेट सेलिंग प्राइस कह दो चाहे प्लांट सेलिंग प्राइस कह दो, क्या है, इज द प्राइस दैट इज डिक्टेटेड बाय कंपटीशन इन केस देयर आर कंपेरेबल प्रोडक्ट। आप जिस तरीके का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, अगर वैसा प्रोडक्ट कोई और भी मार्केट में बेचता है, मतलब मार्केट में है कंपटीशन, तो सेलिंग प्राइस कंपटीशन और मार्केट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। या फिर परसीव्ड वैल्यू दैट ए कस्टमर विल पे फॉर द प्रोडक्ट इन केस देयर इज नो कंपटीशन।
और अगर आप पहली बार मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, इसका कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी मार्केट में नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए कितना पे करने को तैयार होगा, वही वैल्यू हम यहां पे सेलिंग प्राइस लेते हैं, दैट इज नॉन एज परसीव्ड वैल्यू। डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है? डिजायर्ड प्रॉफिट इज फिक्स्ड बाय द सेलर। ये सेलर फिक्स करता है कि मुझे तो 10% प्रॉफिट चाहिए, मुझे तो 5 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट चाहिए। एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन रिप्रेजेंट द टारगेट कॉस्ट टू बी अचीव्ड। टारगेट कॉस्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन इज द टारगेट कॉस्ट। वो तो हम फॉर्मूले में देख ही पा रहे हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज टारगेट कॉस्ट एंड हाउ वुड यू डिटरमाइन इट। जैसे कि 4 नंबर का ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जून 2018 में पूछा गया था, तो आप उस सिचुएशन में किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करोगे, इसके लिए मैंने अलग से एक हेडिंग दे दी है, हाउ टू डिटरमाइन टारगेट कॉस्ट। इसके अंदर वही सारी चीजें लिखी हुई है तो हमने अभी अभी डिस्कस की। सर, द मार्केट रिक्वायरमेंट इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मार्केट को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक प्रोडक्ट की डिजाइन क्या हो, उसकी यूटिलिटी क्या हो, कौन से प्रोडक्ट की मार्केट में नीड है। देन टारगेट सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड सेल फोरकास्ट। कस्टमर की कितना पे करने को तैयार होगा, मार्केट में कितना बेच लूंगा, उसके अकॉर्डिंगली टारगेट सेलिंग प्राइस सेट होता है। टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना बनाऊंगा इज सेट बेस्ड ऑन प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप। कि सिंपल सी बात है, कम वॉल्यूम बनाओगे कॉस्ट ज्यादा आती है, ज्यादा वॉल्यूम बनाओगे कॉस्ट कम आती है। टारगेट प्रॉफिट इज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टेड वॉल्यूम्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन एटसेट्रा। प्रॉफिट टारगेट सेट होगा कि लॉन्ग टर्म में मेरा क्या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होगा, कितना मैं वॉल्यूम बना रहा हूं। द टारगेट कॉस्ट और अलाउंस कॉस्ट इज डिटरमाइंड एज द टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस द टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। तो जस्ट यहां पे ये चीजें देने के पीछे पर्पज ये है कि अगर आपसे दोबारा कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर उस सिचुएशन में आप उसका आंसर दे सको। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल आप 3 चीजें ध्यान में रखो। टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू प्लांट सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। कॉस्ट रिडक्शन टारगेट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। और अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट का है, सेल्स का है या इन्वेस्टमेंट का नहीं बताया हुआ तो वो आपको सेल्स का परसेंटेज कंसिडर करना है। हेडिंग डालो अपनी कॉपी में टारगेट कॉस्टिंग, और ये जो 2 स्लाइड मैंने आपके सामने रखी है ये आपको कॉपी करनी है। मेन सेकंड स्लाइड है जो कि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। कॉपी करो इसको।
अब हम टारगेट कॉस्ट को लेकर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में 2-2 नंबर के, वो हमें ट्राई करने हैं। आ जाओ अपने क्वेश्चन पोर्शन पे। बीच में थ्योरीज है, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, बट टाइम टू टाइम और धीरे धीरे कवर करेंगे। जैसे कि मैंने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में भी आपको इंट्रोडक्शन देकर पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए और उसके बाद मैंने आपको थ्योरी करवाई थी। बिल्कुल सेम पैटर्न मेरा टारगेट कॉस्टिंग में भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके एग्जाम में 3 बार ही आ चुका, सेम फिगर्स के साथ। जून 2003 में आया, उसके बाद दिसंबर 2012 में आया, फिर दिसंबर 2014 में पूछा गया। तो 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 80,000 यूनिट्स। एक कंपनी है जो अगर चाहे तो 80,000 यूनिट्स बना सकती है। कैपेसिटी तो है 80,000 यूनिट बनाने की, लेकिन एंड प्रेजेंटली सेल्स 20,000 यूनिट्स, लेकिन अभी केवल 20,000 यूनिट ही वो बेच रही है, वो भी एट ₹100 ईच। सेलिंग प्राइस चल रहा है 100 रुपए का। द डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस अप डाउन होगा तो डिमांड भी अप डाउन होगी, मतलब डिमांड सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करती है। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट विद एवरी रिडक्शन ऑफ ₹10 इन सेलिंग प्राइस डिमांड इज डबल्ड। कहते हैं डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करती है, और 10 रुपए के सेलिंग प्राइस के लिए हर 10 रुपए के सेलिंग प्राइस में रिडक्शन के लिए आपके प्रोडक्ट की डिमांड डबल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रेजेंटली तो आप 20,000 यूनिट बेच रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्रेजेंटली तो आप 20,000 यूनिट बेच रहे हो। किस प्राइस पे बेच रहे हो? सेलिंग प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन कहता है हर 10 रुपए के सेलिंग प्राइस में रिडक्शन के लिए डिमांड डबल हो जाएगी। मतलब ये डिमांड जो 20,000 है वो डबल हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। कब? अगर आप सेलिंग प्राइस में 10 रुपए कम कर दो, मतलब 100 से 90 कर दो। क्या मैं 40,000 से भी ज्यादा बना सकता हूं? हाँ। क्वेश्चन का है एवरी रिडक्शन ऑफ 10%, हर 10 रुपए के रिडक्शन के लिए आपकी डिमांड डबल हो जाएगी। मतलब 40,000 से आपकी डिमांड फिर डबल हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी। तब अगर ये सेलिंग प्राइस 10 रुपए और कम हो जाए, 80 रुपए, 80,000 से आगे तो मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही 80,000 यूनिट ही है। क्वेश्चन जानना चाहता है व्हाट शुड बी टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी मतलब अगर मैं 80,000 यूनिट बनाऊं तो टारगेट कॉस्ट क्या हो? इफ प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स इज टेकन एट 25%, मुझे 25% ऑन सेल प्रॉफिट कमाना है, तो फुल कैपेसिटी पे मेरी टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? अभी अभी मैंने आपको टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला बताया। सर क्या बताया? हमें तो याद नहीं है। टारगेट कॉस्ट का मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया, प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। मतलब आपके सेलिंग प्राइस का क्या प्लान है और प्रॉफिट आपको कितना चाहिए। तो इन्होंने कहा फुल कैपेसिटी पे बताओ, फुल कैपेसिटी 80,000, तो आपका प्लान है 80 रुपए के अकॉर्डिंगली बेचना। प्लान्ड सेलिंग प्राइस है 80 रुपए, प्रॉफिट कितना चाहिए? सेल्स का 25%, सेलिंग प्राइस 80 रुपए, इसका 25%, मतलब 20 रुपए आपको प्रॉफिट चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं 80 रुपए में कोई माल मैं बेचना चाहता हूं, उसमें 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो आपको माल बनाना पड़ेगा 60 रुपए में। योर टारगेट कॉस्ट विल बी 60 रुपीज। आंसर विल बी, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं,
आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं काफी सारे, तो आंसर होगा बी 60 रुपीज। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप कॉपी कर लीजिए। और इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डेटा बिल्कुल सेम है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का जो डेटा है वो बिल्कुल सेम है, केवल और केवल ऑप्शंस अलग है। केवल और केवल ऑप्शंस अलग हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। जून 2017 में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। जून 2017 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। केवल और केवल दोनों के ऑप्शंस अलग अलग है। तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको करवाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए कंपनी हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 80,000 यूनिट। अभी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो 80,000 यूनिट्स ही है। एंड प्रेजेंटली सेल्स, अभी भी हम प्रेजेंटली 20,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, 100 रुपए के प्राइस के अकॉर्डिंगली सेल कर रहे हैं। डिमांड इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट विद एवरी रिडक्शन ऑफ ₹10 इन सेलिंग प्राइस द डिमांड इज डबल्ड। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है सर। अगर 20,000 यूनिट की आप बात करोगे तो 100 रुपए का सेलिंग प्राइस, डिमांड डबल हो जाएगी जब 100 से 90 पे आओगे, फिर डिमांड डबल हो जाएगी जब 10 रुपए और कम करोगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हाट शुड बी द टारगेट कॉस्ट एट फुल कैपेसिटी। सब कुछ सेम है। इफ प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स इज टेकन एज 25%, एवरीथिंग इज सेम। तो अगर मैं आपके सामने आंसर नंबर 2 रखूं तो सर ये चीज तो बिल्कुल सेम होगी। टारगेट कॉस्ट तो अभी भी 60 पर यूनिट आएगी, पर जो आंसर है वो पर यूनिट नहीं है, आंसर टोटलिटी में है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहां पे टोटल टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करना है। टारगेट कॉस्ट आपसे पर यूनिट भी पूछा जा सकता है, टोटलिटी में भी पूछा जा सकता है। आप कहते हो सर 60 रुपये पर यूनिट मेरा टारगेट है कॉस्ट का, तब फुल कैपेसिटी 80,000 यूनिट पे, तो इसका मतलब 48 लाख इज द टारगेट कॉस्ट। 48 लाख इज द टारगेट कॉस्ट। आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, दैट विल बी सी 48 लाख। इस तरीके से भी आपको ये समझना है, 1 और 2 दोनों कराने के पीछे पर्पज ये है, आपसे एग्जामिनर टारगेट कॉस्ट पर यूनिट भी पूछ सकता है, आपसे एग्जामिनर टारगेट कॉस्ट इन टोटलिटी में भी पूछा जा सकता है। अगर आप कॉपी करना चाहें, आंसर नंबर 2 कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका होमवर्क रहेगा, केवल और केवल फिगर्स चेंज है। आपके एग्जाम में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका, सितंबर 2003 में, जून 2013 में और जून 2014 में। आंसर गिवन है, कैलकुलेशन करो, आंसर मैच हो जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, द सेलिंग प्राइस of product P of Zenith Limited is set at ₹200 for each unit। एक कंपनी है जेनिथ लिमिटेड, वो प्रोडक्ट बनाती है प्रोडक्ट पी, और प्रोडक्ट पी का उन्होंने सेलिंग प्राइस सेट किया है 200 रुपए पर यूनिट, ठीक है। एंड सेल्स फॉर द कमिंग ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी 400 यूनिट्स, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले साल में हम प्रोडक्ट पी की 400 यूनिट सेल कर लेंगे। 400 यूनिट सेल कर लेंगे, 200 रुपए के सेलिंग प्राइस पे सेल कर लेंगे। इफ द कंपनी रिक्वायर्स ए रिटर्न, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, ऑफ 15% इन द कमिंग ईयर ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख इन प्रोडक्ट पी। कंपनी ने प्रोडक्ट पी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, और कंपनी चाहती है कि हमें उस 2 लाख रुपए का 15% मतलब 30,000 रुपए का अगले साल में प्रॉफिट मिले। तो क्वेश्चन जानना चाहता है द टारगेट कॉस्ट फॉर ईच यूनिट फॉर द कमिंग ईयर विल बी। टारगेट कॉस्ट अपने को पर यूनिट ही कैलकुलेट करके बतानी है। तो इसके लिए सिंपल सी आप कैलकुलेशन क्या कर सकते हो, सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आंसर नंबर ये रहेगा आपका 4, क्योंकि थर्ड मैंने होमवर्क दे दिया। टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करो। सर टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू प्लान्ड सेलिंग प्राइस, जो कि क्वेश्चन में आप देख सकते हो 200 है, माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट, जो कि कंपनी ने प्रोडक्ट पी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, उस पर 15% की हमें रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्लांट सेलिंग प्राइस तो पर यूनिट ही गिवन है 200 रुपए, माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट की मैं बात करूं तो मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट भी यहाँ पे पर यूनिट लिखना पड़ेगा, तभी तो मैं टारगेट कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो डिजायर्ड प्रॉफिट अगर मैं एक बार कैलकुलेशन अलग से दिखाऊं, क्वेश्चन ने कहा हमने प्रोडक्ट पी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और हमें उस 2 लाख रुपए का 15% रिटर्न चाहिए। का मतलब कंपनी चाहती है 2 लाख का 15% 30,000 रुपए कमाना। क्या 30,000 रुपए एक यूनिट से कमाना चाहती है कंपनी? सर नहीं, क्वेश्चन ने कहा हम नेक्स्ट ईयर में 400 यूनिट बेच लेंगे। का मतलब कंपनी ये 30,000 रुपए कमाना चाहती है कितनी यूनिट से? 400 यूनिट से। मतलब एक यूनिट से कंपनी 75 रुपए का प्रॉफिट चाहती है। अकॉर्डिंगली आपको आपकी टारगेट कॉस्ट पता चल गई, 125 रुपए आपकी टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए। अगर आपका प्लांट सेलिंग प्राइस 200 है और आप चाहते हो कि 75 पर यूनिट का प्रॉफिट हो, तो ऑफ कोर्स आपको अपना माल 125 रुपए में बनाना पड़ेगा। आंसर की अगर बात करें, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, और दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप कॉपी कर लीजिए।
के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। फुल सिमिलर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 था, केवल और केवल फिगर्स में माइनर सा चेंज किया गया। के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 भी 4 और 5 की तरह ही है, बट मैंने यहाँ पे आंसर नहीं दिए हुए, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवाना चाहूंगा ताकि आपके आंसर कम से कम मैच हो जाए। आप खुद करके देख सकते हो ट्राई, बाद में आंसर मैच करने के लिए वीडियो रेफर कर लो। द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पी इज सेट एट ₹1200 फॉर ईच यूनिट। एक कंपनी ने प्रोडक्ट पी का सेलिंग प्राइस सेट किया कि हम 1200 रुपए के अकॉर्डिंगली इसको बेच लेंगे, एंड सेल्स फॉर द कमिंग ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी 500 यूनिट। और कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि हम 500 यूनिट तो बेच लेंगे। इफ द कंपनी रिक्वायर्स ए रिटर्न दैट इज प्रॉफिट ऑफ 12% in the coming year on its investment of ₹15 lakh in product P। कंपनी ने 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है प्रोडक्ट पी पे, और कंपनी चाहती है कि हमें 15 लाख का 12% मतलब 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए इन द कमिंग ईयर। कितनी यूनिट से? 500 यूनिट से। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही है जो फोर्थ की थी, द टारगेट कॉस्ट फॉर ईच यूनिट फॉर द कमिंग ईयर इज। ये सेम क्वेश्चन देने के पीछे पर्पज क्या है? पर्पज मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमने ये नोट्स बनाते वक्त आपका स्टडी मटेरियल कंसीडर किया है, आपके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर कवर किए हैं, इंस्टीट्यूट जो वर्कबुक इश्यू करता है वो कवर की है, और इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू बुकलेट इश्यू की हुई है वो कवर की है। तो होता क्या है, इसकी वजह से हमें हर जगह से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन फिगर्स अलग अलग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, वैरायटीज ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में आपको कम देखने को मिल सकती है, बट ऑल वैरायटीज आर कवर्ड फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, एग्जाम क्वेश्चन पेपर, वर्कबुक, एमसीक्यू बुक, एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर आप हमारी वीडियोस विद नोट्स कवर कर लेते हो तो उस सिचुएशन में आपको अदरवाइज कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप लेकर आ सकते हो अगर आपकी स्टडी इफेक्टिव हुई तो। 2 से 3 बार अगर आप रिवीजन करते हो अच्छे से तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम हुआ, कैलकुलेशन कर देता हूं मैं। सर मेरा फॉर्मूला तो वही रहना है, इसी में कर देता हूं मैं आंसर नंबर 6। सर फॉर्मूला सबसे पहले वही रहना है, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू प्लांट सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। एज पर क्वेश्चन सेलिंग प्राइस आपने सेट किया हुआ है सर 1200 रुपए। अब डिजायर्ड प्रॉफिट जो है, क्वेश्चन का 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट पी में और हमें इससे 12% की रिटर्न चाहिए। ठीक है, अगर आपको 15 लाख पे 12% की रिटर्न चाहिए तो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन कर लो, बिल्कुल मुझसे पहले कर लोगे आप। 15 लाख का 12%, 1,80,000 रुपए आप चाहते हो प्रॉफिट हो जाए, बट एक यूनिट से नहीं, आप कहते हो 500 यूनिट बेच लेंगे सर। इसका मतलब आप चाहते हो 1,80,000 रुपए आपको 500 यूनिट से प्रॉफिट हो जाए, मतलब एक यूनिट से 360 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। 1200 रुपए में बेचोगे 360 का प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब टारगेट कॉस्ट सेट होगी 840 रुपए पर यूनिट। आंसर विल बी 840, करेक्ट आंसर विल बी सी। जस्ट आप केवल और केवल आंसर मैच करने के लिए देख सकते हो, बाकी तो कैलकुलेटर पे सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। फिर भी अगर आप इसको कॉपी करना चाहें आंसर नंबर 6 को कॉपी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर ही है तो कि हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया है। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क की रख लो, बेटर है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹1000 पर यूनिट। कंपनी का नाम है बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं 1000 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया 1000 रुपए। ड्यू टू कॉम्पिटिशन इट्स कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू रिड्यूस द प्राइस बाई 15%। मार्केट में है कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे, दैट इज बी कंपनी के, वो प्रोडक्ट का प्राइस 15% कम करने की उम्मीद चल रही है। मतलब बी कंपनी को लग रहा है कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में प्राइस को 15% से कम करेंगे। तो बी है एक एग्रेसिव पर्सन, बी वॉन्ट्स टू रेस्पॉन्ड एग्रेसिवली। बी कहता है अगर हमारे कॉम्पिटिटर प्राइस कम करेंगे तो मैं भी उसका जवाब एग्रेसिवली दूंगा। कैसे? बाई कटिंग डाउन इट्स प्राइस बाई 20%। कहते हैं अगर कॉम्पिटिटर 15% प्राइस करेंगे तो मैं 20% प्राइस कम कर दूंगा। मतलब अभी जो 1000 रुपए में आप चीज बेच रहे थे उसका 20% मतलब 200 रुपए आप कम कर दोगे, 800 रुपए पे ही माल बेचना शुरू कर दोगे। एंड एक्सपेक्ट दैट द प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ 1,50,000 यूनिट पर एनम विल इंक्रीज टू 2 लाख। अभी आप मार्केट में 1.5 लाख यूनिट बेच पा रहे हो, तो बी कंपनी का मानना है कि जब वो अपना प्राइस 800 रुपए कर देंगे तो मार्केट में 2 लाख यूनिट सेल कर पाएंगे। बी वॉन्ट्स टू अर्न ए 10% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल। बी कंपनी चाहती है कि हमें सेल्स का 10% प्रॉफिट मिल जाए। तो बताओ पर यूनिट टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट विल वर्क आउट टू। रिक्वायरमेंट अभी भी वही है, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करके देना है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 8। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 8। एज पर क्वेश्चन हमें कैलकुलेशन करनी है बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, और बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कहना है कि प्रेजेंटली हम अपना माल 1000 रुपए में बेचते हैं, लेकिन इनको लगता है कि कॉम्पिटिटर अपना प्राइस 15% कम करेंगे तो हम भी अपना प्राइस 20% से कम कर देंगे। तो उनका कहना है कि हम इस प्राइस को अब कम कर देंगे 20% से। 1000 रुपये को अगर 20% से कम करोगे तो इट विल बिकम 800 पर यूनिट। मतलब आपका प्लान्ड सेलिंग प्राइस जो है वो 800 रुपए पर यूनिट हो गया, और साथ में कंपनी ये भी चाहती है कि वो 10% प्रॉफिट ऑन सेल कमा ले। तो टारगेट कॉस्ट क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई कर लो। टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। प्लान्ड सेलिंग प्राइस है 800 में बेचूंगा, प्रॉफिट कमाऊं कितना? 10% प्रॉफिट कमाना है सर सेल का। सेल अगर 800 रुपए की होगी, 10% प्रॉफिट 80 रुपए का प्रॉफिट, तो इसका मतलब एक यूनिट की टारगेट कॉस्ट 720 आपकी होनी चाहिए। 720 रुपए की कॉस्ट पर यूनिट पे आपको माल बनाना पड़ेगा, तभी और तभी आप 10% प्रॉफिट ऑन सेल कमाते हुए 800 रुपए पे अपना माल बेच पाओगे और अपने कॉम्पिटिटर को एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप कॉपी कर लीजिए। के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9,
तोशिबा मैन्युफैक्चर, तोशिबा एक कंपनी है, तोशिबा मैन्युफैक्चर ऑन ब्रांड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स कोल्ड तोशिबा। हमें पता भी है तोशिबा के पीसीज आते हैं, लैपटॉप वगैरह आते हैं। एंड फॉलोइंग इज द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर तोशिबा पर्सनल कंप्यूटर। और कंपनी ने तोशिबा पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हमारे सामने रखा है। 3 कॉलम में ये स्टेटमेंट रखा है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट गिवन है एक तो टोटल दैट इज 75,000 यूनिट्स के लिए, और एक अमाउंट गिवन है आपके पास पर यूनिट बेसिस पे। इन्होंने कहा रेवेन्यू 30 करोड़ रुपए का आएगा, 4,000 रुपए पर यूनिट का सेलिंग प्राइस होगा। तो ठीक है, 4,000 इंटू 75,000, 30 करोड़ रुपए की सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इनका कहना है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 13 करोड़ 80 लाख, 75,000 यूनिट की है, तो हर एक फिगर को 75,000 से डिवाइड करके पर यूनिट अमाउंट बताई गई है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर की कॉस्ट होगी 1 करोड़ 92 लाख, पर यूनिट 256। डायरेक्ट मशीनिंग की कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है 2 करोड़ 28 लाख 304 पर यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट 2 करोड़ 40 लाख 320 पर यूनिट। तो जब आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, इन चारों कॉस्ट का एडिशन करोगे तो आपको ये 2720 पर यूनिट और यहाँ पे ये 20 करोड़ 40 लाख की फिगर मिल जाएगी। मतलब ये जो कॉस्ट है ये इन चार कॉस्ट का एडिशन आपके पास गिवन है। इसके अलावा इन्होंने हमें प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी है। R&D कॉस्ट 1 करोड़ 8 लाख, पर यूनिट हो गया 144। डिजाइन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेसर 1 करोड़ 20 लाख, पर यूनिट हो गया 160। इसके बाद प्री पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है। पोस्ट प्रोडक्शन में मार्केटिंग कॉस्ट 3 करोड़, पर यूनिट 400। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 72 लाख, पर यूनिट 96। कस्टमर सर्विस कॉस्ट 60 लाख, पर यूनिट 80। और टोटल किया इन्होंने 6 करोड़ 60 लाख का, 6 करोड़ 60 लाख का। ये 6 करोड़ 60 लाख किसका टोटल है? 1 2 3 4 5। अगर इन 5 कॉस्ट का आप टोटल करके देखोगे तो इट विल कम 6 करोड़ 60 लाख। तो इन्होंने एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली और एक ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली। अगर COGS और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, जो कि 27 करोड़ है, और इधर 75,000 से डिवाइड करके पर यूनिट बता दिया गया। सेल्स में से अगर कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इन्होंने ए क्या था? रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 3 करोड़ का। सिमिलरली यहां पे पर यूनिट प्रॉफिट आ गया 400 रुपए का। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन तो काफी लेंथी है बट रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की छोटी ही होती है। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। कहते हैं हमारे पास कोई ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो हम बना रहे हैं, इसी साल बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर इन्होंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट है 2 करोड़ 40 लाख रुपए टोटलिटी में और 320 पर यूनिट। तो जस्ट एक क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि जो हमने ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट लिखा है उसमें 3 कॉस्ट कवर है। एक तो ऑर्डर प्लेस करने की और उसको रिसीव करने की कॉस्ट, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक है टेस्टिंग और इंस्पेक्शन कॉस्ट, माल बनाने के बाद टेस्टिंग इंस्पेक्शन की कॉस्ट। और एक है रीवर्क कॉस्ट, अगर टेस्टिंग में कोई डिफेक्टिव पाया गया तो उसको सही करने की कॉस्ट। ये 3 कॉस्ट मिला के इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऊपर दी है। अब कहते हैं इतना सारा डेटा देने के बाद कहते हैं तोशिबा एक्सपेक्ट्स its competitors to lower the prices of PCs that compete against Toshiba by 15%। इतना सारा डेटा देने के बाद क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज पे तोशिबा को लग रहा है तोशिबा के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्राइस 15% से कम करेंगे। तो तोशिबा भी एग्रेसिव है। तो Toshiba's management believes that it must responded aggressively। कैसे?
बाय रिड्यूसिंग तोशिबा प्राइस बाय 20%। कहते हैं हम तोशिबा का प्राइस 20% से कम कर देंगे। मतलब आप जो पहले कह रहे थे कि 4,000 रुपए पर यूनिट है, कहते हैं हम इसको 20% से कम कर देंगे। 4,000 का 20% होता है 3,200 रुपए, मतलब 800 रुपए आप कम कर दोगे। 4,000 का 20% 800 रुपए, 3,200 रुपए आप सेलिंग प्राइस करने को तैयार हो। क्वेश्चन कहता है टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करो। क्वेश्चन ने ये तो बोल दिया कि टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करो, बट क्वेश्चन ने ये नहीं बोला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना कमाना और किस पे कमाना है। और जब ये ना बताया जाए तो हम परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स से अज्यूम करके चलते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन तो नो डाउट काफी बड़ा है, बट आंसर की मैं बात करूं, आंसर उतना ही जितना कि आंसर नंबर 8 था। बस एक छोटी सी कैलकुलेशन हमें और करनी है। हेडिंग आप पुट कर सकते हो आंसर नंबर 9। और अगर आपसे पूछा गया है टारगेट कॉस्ट, तो सिंपल सी बात यही माइंड में आती है सर, प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट, प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। प्लान्ड सेलिंग प्राइस, तो देखो इसके लिए भी मैं कैलकुलेशन शो कर देता हूं। प्रेजेंटली तोशिबा का सेलिंग प्राइस एज पर क्वेश्चन पर यूनिट आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा 4,000 रुपए, लेकिन तोशिबा एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करके इसको 20% से रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्लांट जो सेलिंग प्राइस होगा वो 20% कम हो जाएगा, वो 20% कम हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लांट सेलिंग प्राइस है 3,200, 3,200 ये रख दिया मैंने प्लांट सेलिंग प्राइस 3,200 माइनस प्रॉफिट कितना चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन ने ऐसे कुछ नहीं बोला, आप परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स देख लो कि सर जब 4,000 रुपए में सेल की बात चल रही थी तो प्रॉफिट था 400 रुपए, 400 रुपए। तो अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स कैलकुलेट करूं तो आप यही कहोगे सर 400 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे 4,000 रुपए के सेलिंग प्राइस पे। तो इसका मतलब 10% ऑन सेल्स, यही तो प्रॉफिट का टारगेट है कंपनी का जो दिखाई दे रहा है। सेल अगर आप 3,200 रुपए करोगे, हमें तो 10% प्रॉफिट चाहिए। 3,200 का 10% 320 रुपए अगर आपको प्रॉफिट चाहिए 3,200 में, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट का टारगेट सेट होगा 2,880। 2,880 की कॉस्ट पे अब आपको माल बनाना है कि आपके सामने चैलेंज होगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन काफी लेंथी गिवन है बट आंसर छोटा है, और एक इसमें नई कैलकुलेशन बस इतनी ही है, अगर हमें डिजायर्ड प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं बताया हुआ हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स से। इसको आप कॉपी कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखना, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंदी है बट अगेन आंसर जो है वो शॉर्ट ही बनते हैं। टारगेट कॉस्टिंग में मोस्टली आंसर शॉर्ट ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यू द मैनेजर ऑफ ए पेपर मिल एम लिमिटेड। आप एक कंपनी है एम लिमिटेड जो कि एक पेपर मिल है, उस कंपनी के मैनेजर हो। क्या बात है,
एंड हैव रिसेंटली कम अक्रॉस ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर पे आपका ध्यान गया, विच इज बीइंग सोल्ड एट सब्सटेंशियली लोअर रेट, इसके द्वारा आप नहीं बेच रहे, बाय अनदर कंपनी एबीसी लिमिटेड। देखो साथ के साथ मैं क्वेश्चन आपको समझाने की यहां पे कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा जो है तो कंपनी का है, मतलब आप हो एम लिमिटेड के मैनेजर, लेकिन आप एक दूसरी कंपनी की भी बात कर रहे हो हमारे साथ, एबीसी लिमिटेड। क्वेश्चन कहता है आप हो एम लिमिटेड के मैनेजर और आपका एक पेपर पे ध्यान गया तो कि दूसरी कंपनी एबीसी लिमिटेड काफी कम प्राइस पे सेल कर रही है, आपका प्राइस ज्यादा होगा हो सकता है, या फिर आपके प्रॉफिट कम होंगे, तो जो भी है क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला नहीं। क्वेश्चन फिलहाल ये कह रहा है कि आप हो एम लिमिटेड के मैनेजर, पेपर मिल आपकी कंपनी है, तो आपका एक पेपर पे नजर गया और आपने देखा कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, तो उस पेपर को काफी कम प्राइसेस में बेच रही है। देन द प्राइस चार्ज बाय योर ओवन मिल, और आप महंगा बेच रहे हो। द वैल्यू चेन फॉर 1 of ton of such paper for ABC Limited is as follows। पेपर जो है वो टन में मेजर किया जा रहा है और आपकी ये जो चेन है वो किस तरीके से चलती है, आप हो मतलब एबीसी लिमिटेड तो पेपर बनाते हो, आप ये माल देते हो मर्चेंट को, मर्चेंट ये माल देता है प्रिंटर को, और प्रिंटर ये माल देता है कस्टमर को, ये आपकी चेन चलती है। लेकिन मैं अगर आप पे कॉन्सेंट्रेट करूं, मतलब एबीसी लिमिटेड पे कॉन्सेंट्रेट करूं, आप नहीं एबीसी लिमिटेड पे कॉन्सेंट्रेट करूं, तो एबीसी लिमिटेड माल बेचती है मर्चेंट को, मर्चेंट प्रिंटर को, प्रिंटर कस्टमर को। एबीसी लिमिटेड सेल्स दिस पर्टिकुलर पेपर टू द मर्चेंट एट द रेट ऑफ 1466 पर टन। एबीसी लिमिटेड का सेलिंग प्राइस जो है वो है 1466 पर टन, ये सेलिंग प्राइस है एबीसी लिमिटेड का। एबीसी लिमिटेड पेज फॉर द फ्रेट विच अमाउंट टू 30 पर टन, इसमें एबीसी लिमिटेड की कॉस्ट है, और वो कॉस्ट क्या है, इस 1466 के प्राइस में ही फ्रेट का एक खर्चा है 30 रुपए का, तो एबीसी लिमिटेड ही पे करती है। एवरेज रिटर्न्स मतलब वापिस आ जाना, एंड अलाउंसेज अमाउंट टू 4% ऑफ सेल्स एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60 पर टन। कंपनी कहती है जो माल हम बेचते हैं में से कुछ रिटर्न्स वगैरह होके आ जाता है, तो ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलो 60 रुपए पर टन का हमें नुकसान हो जाता है, 60 रुपए पर टन का आपको रिटर्न्स वगैरह आ जाता है। ये भी आपके लिए कॉस्टिंग है। इसी तरीके से अब आगे कहते हैं द वैल्यू चेन ऑफ योर कंपनी, योर कंपनी मतलब एम लिमिटेड, अभी तक तो आपको एबीसी लिमिटेड का डेटा बताया जा रहा था, अब कहते हैं हमारी जो कंपनी है एम लिमिटेड, द वैल्यू चेन ऑफ योर कंपनी एम लिमिटेड थ्रू विच द पेपर रीचेज द अल्टीमेट कस्टमर इज सिमिलर टू द एबीसी लिमिटेड। कहते हैं एम लिमिटेड की जो वैल्यू चेन है वो भी कुछ एबीसी लिमिटेड की तरह ही है, लेकिन पे ध्यान देना, हाउ एवर योर मिल डज नॉट सेल डायरेक्टली टू द मर्चेंट, आप डायरेक्ट मर्चेंट को नहीं बेचते, मतलब आप हो एम लिमिटेड, आप डायरेक्ट माल अपने मर्चेंट को नहीं बेचते, जबकि एबीसी डायरेक्ट मर्चेंट को माल बेचता था, आप मर्चेंट को नहीं बेचते। द लेटर मतलब मर्चेंट रिसीविंग द पेपर फ्रॉम ए ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेंटेन्ड बाय योर कंपनी एट हरियाणा, हमने क्या है एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेंटेन किया हुआ है हरियाणा में, तो ये जो मर्चेंट है इसके पास माल इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जाता है, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को माल देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से माल मर्चेंट पे जाता है, तो मतलब एक इंटरमीडिएटर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है।
सिंपल सी बात है, शिपमेंट कॉस्ट फ्रॉम द मिल टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अमाउंट टू 11 पर टन। मतलब जब एम लिमिटेड से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में माल जाता है तो 11 रुपए की कॉस्टिंग आती है, जो कि ऑफकोर्स एबीसी लिमिटेड की नहीं आती। तो अगर मैं एम लिमिटेड की कॉस्ट की बात करूंगा, एम लिमिटेड की कॉस्ट में एम लिमिटेड से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को जो माल भेजा जाएगा उस पर 11 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, जो एबीसी लिमिटेड की इनकम नहीं होती। अब while the operating cost in the distribution center have been estimated to be 25 per ton। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल के बैठे हो तो यहां पे भी तो कुछ खर्चा हो रहा होगा, तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 25 रुपए। ये भी फालतू खर्चा हो गया जो कि एबीसी लिमिटेड का नहीं है, तो आपके खर्चे ज्यादा हैं। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अगर बीच में है तो भी तो कुछ तो प्रॉफिट चाहिए। कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड अमाउंट टू एन एस्टिमेटेड ₹58 पर टन। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है इसको भी बीच में प्रॉफिट चाहिए, और वो प्रॉफिट कम भी नहीं है, 58 पर टन का इसको प्रॉफिट चाहिए। ये तो सारी की सारी एक्स्ट्रा चीजें हो गई एम लिमिटेड के लिए, जो कि एबीसी लिमिटेड के केस में नहीं है। इसकी वजह से ऑफकोर्स जो माल है वो आपका लास्ट में महंगा हो जाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिल मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कॉस्ट। तो हमें जो एम लिमिटेड है के लिए एक टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। जिस पेपर की हम बात कर रहे हैं फॉर योर कंपनी, एंड यू मे एज्यूम that the return on the investment expected by your company equal to 120 per ton for such paper। आपकी कंपनी दैट इज एम लिमिटेड चाहती है 30 रुपए का प्रॉफिट कमाना, एम लिमिटेड चाहती है 120 रुपए का प्रॉफिट कमाना। ये क्वेश्चन ने डेटा दिया। सर क्वेश्चन ने एम लिमिटेड का सेलिंग प्राइस नहीं दिया। देखो मार्केट कॉम्पिटिटिव है, आप इससे ज्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, तो आपको एम लिमिटेड का सेलिंग प्राइस भी 1466 ही कंसीडर करना पड़ेगा। सर फ्रेट और रिटर्न्स के बारे में एम लिमिटेड के लिए कुछ नहीं कहा गया। अगर कुछ नहीं कहा गया तो देखो जब मार्केट में कंपनी सिमिलर तरीके की होती है तो उनका पैटर्न भी सिमिलर तरीके का होता है। तो ये जो फ्रेट है 30 रुपए का, वो फ्रेट भी इनको पे करना पड़ेगा, ये फ्रेट भी इनको पे करना पड़ेगा। कितना? 60 रुपए। हालांकि होगा क्या, फ्रेट एम लिमिटेड पे नहीं करेगा। इस केस में तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां से मर्चेंट के पास माल जाएगा, तो ये फ्रेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जब मर्चेंट के पास माल जाएगा तो वो 60 रुपए का खर्च है, क्योंकि मर्चेंट एम लिमिटेड से डीसी के पास जब माल जाएगा उसके लिए 11 रुपए की शिपिंग कॉस्ट अलग से गिवन थी, लेकिन मर्चेंट के पास जब माल जाएगा उसके लिए अलग से कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं गिवन थी, तो वो आपको एज इट इज पिक करनी पड़ेगी। सर क्या एम लिमिटेड का माल रिटर्न नहीं आता होगा कभी? बिल्कुल आता होगा। जब आप सेम इंडस्ट्री में हो, सेम तरीका यूज होता है, तो रिटर्न्स भी यहाँ पे आता होगा, और रिटर्न्स भी आपको यहाँ पे सेम कंसिडर करना पड़ेगा जो कि एबीसी लिमिटेड का है। माल रिटर्न भी हो जाएगा यहाँ पे कुछ 60 रुपए के आसपास। कहीं ना कहीं अगर मैं टारगेट कॉस्ट की बात करूं एम लिमिटेड की, सारी की सारी कॉस्टिंग है। आप सिंपल क्या कहना चाह रहे हो, सर मेरा प्लांट सेलिंग प्राइस होगा 1466, मेरा प्लांट सेलिंग प्राइस होगा 1466, और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा मेरे जो खर्चे हैं वो ये है कि मैं अपना माल बनाकर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भेजता हूं जिसमें 11 रुपए का खर्च आता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑपरेट करने का 25 रुपए का खर्च आता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जब माल भेजता है मर्चेंट को 60 रुपए का फ्रेट आएगा, 60 रुपए नहीं 30 रुपए, 30 रुपए का फ्रेट का खर्च आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भी प्रॉफिट चाहिए 58 रुपए का,
मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, मतलब एम लिमिटेड को प्रॉफिट चाहिए 120 रुपए का। कुछ माल रिटर्न होके आ जाएगा, 60 रुपए उस पर खर्चा। सिंपल सी बात यह है, 1466 में से सारी चीजें आपको लेस करनी पड़ेगी। ये भी कॉस्ट का पार्ट है, फ्रेट भी। टारगेट कॉस्ट जो आएगी वो आएगी आपकी यहां पे 1162। सर प्रेजेंट कैसे करना है? प्रेजेंट मैं बता देता हूं कैसे करना है। टारगेट कॉस्ट ऑफ एम लिमिटेड, आप लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ एबीसी 1466। हम ये मान के चलते हैं जो सेलिंग प्राइस एबीसी का होगा उसी प्राइस पे हमें भी बेचना पड़ेगा, माइनस एबीसी एक फ्रेट का खर्चा करती है, तो वो फ्रेट का खर्चा हमें भी करना पड़ेगा क्योंकि सेम इंडस्ट्री में हम हैं। ये भी एबीसी का खर्चा। एबीसी के पास कुछ माल रिटर्न होके आता है जो कि अलाउड भी है, जिसपे 60 रुपए का खर्च, तो वो हमें भी अलाउ करना पड़ेगा इंडस्ट्री में रहने के लिए। लेकिन इसके अलावा हमारे अपने कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हैं कि हम, दैट इज एम लिमिटेड से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास माल जाता है, 11 रुपए का खर्च उसका, माइनस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की ऑपरेटिंग कॉस्ट है 25 रुपए। 25 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को प्रॉफिट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को प्रॉफिट चाहिए 58 रुपीज का, और एम लिमिटेड कहता है मुझे प्रॉफिट चाहिए 120 रुपए का। ये माल बनाना पड़ेगा 1162 पे। तो एग्जाम में आपकी प्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए, दिस विल बी द टारगेट कॉस्ट ऑफ एम लिमिटेड। ये डेटा मैंने आपके सामने क्वेश्चन को समझाने के लिए रखा। तो जो डेटा एम लिमिटेड का नहीं है वो आपको एबीसी का सेम पिक करना पड़ेगा कि सिमिलर तरीके की कंपनी है। केवल और केवल फर्क किस चीज का था? फर्क केवल और केवल चेन का था। एबीसी लिमिटेड से माल सीधा सीधा मर्चेंट के पास चला जाता था, बट यहां पे बीच में डीसी आने की वजह से 11 रुपए ये, 25 रुपए ये और 58 रुपए ये एक्स्ट्रा हो गया। एबीसी लिमिटेड का प्रॉफिट नहीं बताया, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा एबीसी लिमिटेड मार्केट में 120 रुपए का प्रॉफिट कमा रही होगी। क्यों? कि कहीं ना कहीं जब सिमिलर तरीके की कंपनी इंडस्ट्रीज में होती है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी सेम रखने का टारगेट होता है, कॉस्ट भी सेम रखने का टारगेट होता है। हाँ, ये बात ये अलग है वो अचीव कर पाती है या नहीं कर पाती, लेकिन हम अचीव कर पाती है कि नहीं कर पाती पे डिस्कशन नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं क्या हमें अचीव करना है। एम लिमिटेड को अचीव करना है 1162 कॉस्ट का टारगेट। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एग्जाम में अभी तक आया नहीं है। पूरे पूरे चांसेस आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, समझते हुए कॉपी कर लीजिए।
के बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी इंस्टीट्यूट ने जो वर्कबुक इश्यू किया हुआ है उसमें ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क रहेगा। करने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से रिवाइज करना, तभी और तभी आप क्वेश्चन नंबर 11 को अंडरस्टैंड कर पाओगे और सही आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज की क्लास में मैं सिंपल यही कहूंगा, हमने बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखा है सर। टारगेट कॉस्टिंग एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट का एक टारगेट सेट करती है, देन अकॉर्डिंगली कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो मार्केट में सेलिंग प्राइस सेट कर लेती है कि मार्केट में क्या सेलिंग प्राइस चलता है, अगर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है तो, और अगर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो फिर उस सिचुएशन में हम देख लेते हैं कस्टमर उसके लिए क्या पे करने को तैयार हो सकता है। तो एक सेलिंग प्राइस प्लान सेट हो जाता है। देन आप अपना एक प्रॉफिट टारगेट सेट कर लेते हो। एग्जांपल 100 रुपए में मैं बाल बेच सकता हूं और 10 रुपए मेरा प्रॉफिट टारगेट है, तो 90 रुपए आप अपनी कॉस्टिंग का टारगेट सेट कर लेते हो। देन आप अपने प्रोडक्ट को उस 90 रुपए की कॉस्ट में बनाने की कोशिश करते हो। बट अगर वो 93 में बना तो 3 रुपए आपका फिर से एक टारगेट सेट है, 3 रुपए मुझे कॉस्ट को रिड्यूस करके चलना है। तो फॉर्मूले, टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट एंड कॉस्ट रिडक्शन टारगेट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। आपको प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज टर्म में नॉर्मली बताया जाता है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन प्रॉफिट, परसेंटेज ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें बताया गया उस पर अप्लाई करना है। बट अगर किसी क्वेश्चन में ना बताया जाए तो फिर आपको परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स अप्लाई करना है, तो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में एप्लीकेशन भी करवाया। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिए हैं, बीच बीच में छोटे छोटे मैंने होमवर्क दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क दिए। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये होमवर्क आप कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे टारगेट कॉस्टिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।